हेलो फ्रेंड्स, सीजी एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रीय आय की गणना, ठीक है, उससे रिलेटेड जो है एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है। ऑप्शन ए है 1980-81, बी 1993-94, सी 2004 और 5 और डी है 2011-12। तो वर्तमान में जो है राष्ट्रीय आय की गणना का जो आधार वर्ष है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 2011-12 पे। इसी को जो है आधार वर्ष मानकर जो है राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 2011-12 को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? ए स्थिर मूल्यों के आधार पर, बी चालू मूल्यों के आधार पर और सी उपरोक्त दोनों के आधार पर है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, उपरोक्त दोनों के आधार पर, ठीक है, स्थिर मूल्य और चालू मूल्य के दोनों के आधार पर जो है भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की? ऑप्शन ए है 4 अगस्त 1949, बी 4 अगस्त 1956, सी 4 अगस्त 1961 और डी है 4 अगस्त 1966। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 4 अगस्त 1949 को जो है भारत की राष्ट्रीय आय समिति की जो है स्थापना की गई थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 4 अगस्त 1949 को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1947 के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? ऑप्शन ए है परंपरागत श्रृंखला, बी नवीन श्रृंखला, सी पुनरीक्षित श्रृंखला और डी है उपरोक्त सभी। तो 1947 के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद के लिए जो है राष्ट्रीय आय का जो अनुमान था उसको जो है किन किन श्रृंखलाओं के अंतर्गत रखा गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ठीक है, परंपरागत श्रृंखला, नवीन श्रृंखला और पुनरीक्षित श्रृंखला सभी के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय आय के अनुमानों को रखा गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है बी नटराजन, बी पीसी महालनोबिस और सी है डी आर गाडगिल और डी है वी के आर राव। तो राष्ट्रीय आय समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर बी पीसी महालनोबिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने सबसे पहले अनुमान लगाए थे? ऑप्शन ए है नेशनल सैंपल सर्वे ने, बी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने, सी दादा भाई नौरोजी ने और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले जो है भारत की जो राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाए थे वो कौन थे? ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? ए साक्षरता से, बी राष्ट्रीय आय से, सी प्रति व्यक्ति आय से और डी है जनसंख्या से। तो हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आय विधि, बी है उत्पत्ति गणना विधि, सी दोनों का और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय आय की गणना में जिस विधि का प्रयोग किया जाता है ये दोनों विधियों का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है, आय विधि का और उत्पत्ति गणना विधि दोनों का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में प्रति व्यक्ति आय 1967-68 में 20 रुपए थी, यह सर्वप्रथम किसने निश्चित किया? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी ने, बी एम जी रनाडे ने, सी हंटर ने और डी है आर सी दत्त ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले जो है
भारत में जो है राष्ट्रीय आय का गणना करने वाले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी जी। और इन्होंने ही जो है 1967-68 में प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपये है, यह सबसे पहले इन्होंने ही बताया, निश्चित किया। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन, किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी ने, बी गोपाल कृष्ण गोखले ने, सी गोविंद रनाडे ने, और डी है बाल गंगाधर तिलक ने। तो द थ्योरी ऑफ ड्रेन का प्रतिपादन किसने किया? इन्होंने ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है? ए नीति आयोग द्वारा, बी वित्त मंत्रालय द्वारा, सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, और डी है आरबीआई द्वारा। तो भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ठीक है, CSO। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय है, ऑप्शन ए बाजार मूल्य पर निबल देशी उत्पाद, बी बाजार मूल्य पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, सी उत्पादन लागत पर निबल देशी उत्पाद, और डी है उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद। तो राष्ट्रीय आय क्या है? उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद जो है राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1950 में, बी 1952 में, सी 1954 में, और डी है 1956 में। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का अनुमान लगाता है, इसकी स्थापना कब की गई? सन 1952। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है गोवा, बी पंजाब, सी महाराष्ट्र, और डी है बिहार। तो किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए गोवा का। ठीक है, और सबसे कम कहाँ का है? बिहार का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सबसे कम पूछे तो बिहार, सबसे ज्यादा गोवा का। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देश में राष्ट्रीय न्याय दर्श NSS की स्थापना कब हुई? ए 1949 में, बी 1950 में, सी 1951 में, और डी है 1952 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देश में जो है राष्ट्रीय न्याय दर्श NSS की स्थापना कब हुई? 1952 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दादा भाई नौरोजी ने धन पलायन का सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णन किया? ऑप्शन ए है ब्रिटिश रूल एंड इट्स कंसिक्वेंसेज, बी है एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, सी है नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, और डी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो दादा भाई नौरोजी ने जो है धन पलायन का सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णन किया है? ऑप्शन नंबर डी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इस पुस्तक में जो है इन्होंने धन पलायन के सिद्धांत का वर्णन किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? ए प्राथमिक क्षेत्र का, बी द्वितीयक क्षेत्र का, सी तृतीयक क्षेत्र का, और डी है उपरोक्त सभी का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीयक क्षेत्र का। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्न में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जाता है? ऑप्शन ए है सभी प्रकार के व्ययों का योग, बी सभी प्रकार के आय का योग, सी सभी प्रकार के निर्गतों का योग, डी सभी प्रकार के बचत का योग। तो राष्ट्रीय आय का परिकलन जो है किस एक को छोड़कर किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रकार के बचत के योग को छोड़कर जो है राष्ट्रीय आय का गणना किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप है? ए सकल घरेलू उत्पाद GDP, बी है शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP, सी है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP, और डी है प्रति व्यक्ति उत्पाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप किससे किया जाता है?
सकल घरेलू उत्पाद से, ठीक है, ग्रॉस, ये ऑप्शन नंबर ए सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है जीडीपी का, इसको भी ध्यान में रखेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता? ऑप्शन ए है किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन, बी है पुलों के निर्माण में किया गया सरकारी व्यय, सी मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया, और डी है लॉटरी जीतना। तो राष्ट्रीय आय में इनमें से जो है किसको शामिल किया नहीं जाता है? लॉटरी जीतना को, ठीक है, लॉटरी से मिलने वाले पैसे को जो है इसमें शामिल नहीं किया जाता है। बाकी एबीसी तीनों से प्राप्त आय व्यय को जो है इसमें शामिल किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। ए देश की कुल जनसंख्या से, बी देश के क्षेत्रफल से, सी देश की कुल कार्यशील जनसंख्या से, और डी है कुल प्राप्त पूंजी से। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने की जो है राष्ट्रीय आय को किससे भाग दिया जाता है? देश की कुल जनसंख्या से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देश की कुल जनसंख्या से राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में दिए गए विभिन्न क्षेत्रों का कौन सा सही क्रम है? ऑप्शन ए सेवा, कृषि, उद्योग, बी है सेवा, उद्योग और कृषि, सी उद्योग, सेवा और कृषि, और डी है उद्योग, कृषि और सेवा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में जो है जिस जिस क्षेत्र का ज़्यादा मतलब योगदान है उस हिसाब से इसको जमाना था, या फिर उस हिसाब से इसका आंसर देना है। तो सबसे पहले किसका है? सेवा क्षेत्र का है, फिर उद्योग का, और उसके बाद कृषि का योगदान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, और डी है सभी का बराबर। तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे अधिक योगदान कौन देता है? तृतीयक क्षेत्र, ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है? ऑप्शन ए सरकार का वार्षिक राजस्व, बी उत्पादन कार्यों का योगफल, सी निर्यात में आयात घटाकर, डी सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम का अधिशेष। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी उत्पादन कार्यों का योगफल। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है? उत्पादन कार्यों का जितना भी मतलब एक वर्ष में जितना भी व्यय हुआ है, आय हुआ है, उस सबको क्या करते हैं? योग करते हैं, और इसी से जो है राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ऑप्शन ए है एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, बी है वस्तुओं और सेवाओं का स्टॉक, सी केवल बाजार के लिए उत्पादित वस्तुओं का मूल्य, और डी है उपरोक्त सभी। तो जीडीपी क्या होता है? एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। देखते हैं अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का गणना करते समय निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? ए किराया, बी पेंशन, सी मिश्रित आय, और डी है अवितरित आय। तो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय जो है किसे शामिल नहीं किया जाता है? अवितरित आय को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को। बाकी किराया, पेंशन, मिश्रित आय सभी को इसमें जो है शामिल किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, एनएनपी किसी देश का निबल राष्ट्रीय उत्पाद होती है? ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त आय घटाकर, बी सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त आय जोड़कर, सी है सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास भत्ते घटाकर, और डी है सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास भत्ते को बढ़ाकर। तो एनएनपी क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। किसी देश का निबल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास भत्ते को घटाकर जो है ज्ञात किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास भत्ते को घटाकर। मूल्यह्रास क्या होता है? किसी संपत्ति में जो है टूट फूट के कारण उसके मूल्य में जो परिवर्तन आता है या कम हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? मूल्यह्रास। ठीक। तो एनएनपी राष्ट्रीय उत्पाद क्या होते हैं? सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास भत्ते को घटाकर निकाला जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? ऑप्शन ए पूंजी उपभोग छूट, बी सब्सिडी, सी ब्याज और डी है अप्रत्यक्ष कर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? ए कर, बी ब्याज, सी हास और डी है सब्सिडी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए जो है निम्न में से किसको घटाया जाता है? हास को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, हास मूल्य को। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निबल राष्ट्रीय उत्पाद, बी है निबल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सी है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस वैयक्तिक आय और डी है वैयक्तिक आय माइनस वैयक्तिक कर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निबल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। ऑप्शन ए है अपनी आय के अपेक्षाकृत बड़े हिस्से की, बी अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की, सी अपनी आय के बराबर हिस्से की और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमीरों की तुलना में गरीब जो बचत करते हैं वो क्या होता है? अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से का बचत करते हैं। ठीक है, गरीब लोग, इसलिए जो है वो और गरीब होते जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान क्या होता है? ऑप्शन ए है घटता है फिर बढ़ता है, बी है बढ़ता है, सी बढ़ता है फिर घटता है और डी है घटता जाता है। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की आय में सर्वाधिक योगदान है ए व्यापार क्षेत्र का, बी कृषि क्षेत्र का, सी विनिर्माण क्षेत्र का और डी है बैंकिंग क्षेत्र का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत की आय में जो है सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो ऑप्शन नंबर सी, विनिर्माण क्षेत्र का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखा जाता है? ऑप्शन ए है निर्यात और आयात दोनों के मूल्यों को घटाया जाना, बी निर्यात और आयात दोनों के मूल्यों को जोड़ना, सी निर्यात मूल्य को जोड़ना और आयात मूल्य को घटाना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किस बात को ध्यान में रखा जाता है? निर्यात मूल्य को जोड़ते हैं और आयात मूल्य को घटाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो ये थे आज के इकोनॉमिक्स के 30 क्वेश्चन। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना से। इसके और अभी एक पार्ट वीडियो और आएगा, उसमें आपको डिटेल में जो है समझाया जाएगा कि जो है राष्ट्रीय आय की जो गणना कैसे की जाती है, किससे भाग दिया जाता है, उसको पूरे अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।